दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वह है आपका पाठ्य पुस्तकों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में। एक्चुअली हमने इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक पहले ही अपलोड किए थे टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक के बारे में, और उसमें हमने उसकी मीनिंग, डिफिनीशन, नीड, इम्पोर्टेंस, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। लेकिन कुछ टॉपिक वाइज हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे कि यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों के प्रमुख प्रकार, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में पूछा गया है। इससे पहले वीडियो जो अभी हम अपलोड किए थे उसको वो भी आपको अलग से पूछा गया था, तो उस पर भी वीडियो दिए। और ये जो टॉपिक है आपका कि टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम इसका वीडियो लेके आए हैं। इस तरह से जो भी क्वेश्चन हमको दिखेंगे कि जो जिनका वीडियो हम अपलोड नहीं किए हैं वो सारे टॉपिक्स का वीडियो हम एक एक करके आपको अपलोड कर देंगे चैनल पे, और आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ में उसका PDF नोट्स भी हम दे देंगे। उसके लिए आप जानते हैं कि हम टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे अपना जो PDF है वो अपलोड करते हैं, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ में व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम इन्हीं जगहों पे देते हैं, तो जिससे आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट वगैरह अगर हम देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं। देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो हालांकि पढ़ना तो सब है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया है वो यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो अब आपसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है और वेरी शॉर्ट में आता है, तो आपको इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डिफिनेशन लिखनी है, मीनिंग लिखनी है, नहीं, आपको सिर्फ टाइप्स लिखना है। अगर लॉन्ग में पूछता है तो आप टाइप्स लिखेंगे, थोड़ा बहुत मीनिंग वगैरह लिख देंगे, डिफिनेशन लिख देंगे, और अगर लॉन्ग में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको पूरा जो जितनी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं इतना सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा कि किस टाइप के प्रश्न मतलब सेक्शन में ये पूछा जाता है। अगर मान लीजिए वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो सिर्फ टाइप्स के बारे में लिखिएगा, लॉन्ग में पूछा जाएगा तो मीनिंग, डिफिनेशन और टाइप्स लिख दीजिएगा, और अगर लॉन्ग में आता है मतलब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में तो फिर आप पूरा सारी चीज़ें लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे कि पाठ्यपुस्तकों की मीनिंग क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं वो क्या होती हैं, संगठित ज्ञान का स्रोत होती हैं। जहाँ पे पुस्तकों में क्या होता है, जो भी ज्ञान मिलता है हमको, जो भी ज्ञान दिए जाते हैं या जो भी नॉलेज दी जाती है वो संगठित रूप से दी जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पे अरेंज की हुई होती हैं, जिसे किसी विशिष्ट कक्षा, विषय या पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। जो भी नॉलेज उन बुक्स में दी जाती है वो पर्टिकुलर किसी एक उद्देश्य के लिए दी जाती है, मतलब किसी एक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए दिया जाता है कि उस पाठ्यक्रम के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। यह शिक्षक और छात्र के बीच क्या करता है, एक लिंक, एक कड़ी का कार्य करती है। कौन? टेक्स्ट बुक। अ टेक्स्ट बुक इज एन ऑर्गेनाइज्ड सोर्स ऑफ नॉलेज prepared especially to fulfill objectives of a particular grade, subjects and curriculum. It serves as a link between the teacher and the student. ठीक है, इसके डेफिनेशन हम पहले भी बता चुके हैं, आज इस वीडियो में फिर से हम डेफिनेशन की चर्चा कर देते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हॉलक्वेस्ट, तो हॉलक्वेस्ट के अनुसार क्या है डेफिनेशन पाठ्यपुस्तक की, तो पाठ्यपुस्तक व्यवस्थित रूप से संगठित आवश्यक ज्ञान का क्या है, एक रिकॉर्ड है। ठीक है, अ टेक्स्ट बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ इसेंशियल नॉलेज दैट हैज़ बीन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन ने क्या कहा है कि इट इज़ अ बुक डिजाइंड फॉर क्लासरूम यूज, केयरफुली प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट एंड इक्विप्ड विथ टीचिंग एड्स। मतलब यह कक्षा में उपयोग के लिए डिजाइन की गई पुस्तक है जिसे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में। अब हम नीड और इम्पोर्टेंस देखते हैं कि टेक्स्ट बुक की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि महत्व के बारे में, तो यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता। अगर पर्टिकुलर किसी एक बुक से कक्षा के सारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो सब में क्या होगा, एक मतलब यूनिफॉर्मिटी आएगी, सब में समान ज्ञान आप दे सकते हैं, है ना। तो
यह और सिर्फ कक्षा की ही बात नहीं है, अगर पूरे देश में हम इसको चलाते हैं, एक ही पुस्तक पूरे देश में चलाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जितने भी बच्चे उसको पढ़ेंगे पूरे देश में, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी जगह से हो, तो सबको बराबर नॉलेज होगी। यह पूरे देश या राज्य में शिक्षा के स्तर में समानता और मानकीकरण सुनिश्चित करता है। लॉजिकल सीक्वेंस, तो यह सूचनाओं को एक व्यवस्थित और तार्किक क्रम में प्रस्तुत करती है, इसलिए आवश्यक है। सेल्फ स्टडी, छात्रों को शिक्षक की अनुपस्थिति में भी स्वयं पढ़ने में मदद करती है। शिक्षक को हाथ से नोट्स तैयार करने में अधिक समय लगता है। अगर उसको पाठ्यपुस्तक दे दी जाए तो उससे क्या होगा, समय जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और वो जो बचे हुए समय है उसको शिक्षक क्या कर सकता है, बच्चों को समझाने के लिए उपयोग कर सकता है उस टाइम का। तो इस तरह से आपने देखा। नेक्स्ट यहाँ पे असेसमेंट बेसिस, मूल्यांकन के आधार पे इसकी नीड और क्या इम्पोर्टेंस है। इट सेट्स द स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क फॉर एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, मतलब यह परीक्षा और मूल्यांकन के लिए मानक और बेंचमार्क निर्धारित करती है। पाठ्यपुस्तकों के प्रमुख प्रकार, अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जो मेन आपसे पूछा गया था कि एग्जाम में कि पाठ्यपुस्तकों के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो टाइप्स हैं पाठ्यपुस्तकों की, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है पारंपरिक पाठ्यपुस्तक, ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक। यह सबसे पुराना और प्रचलित प्रकार है जो पूरी तरह से विषय वस्तु पर केंद्रित होता है। जो पारंपरिक होता है, ट्रेडिशनल होता है, यह क्या होता है, जो हमारा कंटेंट होता है ना, जो विषय वस्तु होती है, उससे उतनी चीज़ें ही उसमें दी जाती हैं। ठीक है, इसकी विशेषता और क्या लाभ है, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, साथ में डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि विशेषताएं इसकी क्या है, इसमें तथ्यों, सिद्धांतों और सूचनाओं का भंडार होता है। लाभ क्या मिलता है, विषय की गहरी जानकारी होती है। जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक होती है, इनसे जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें डीप नॉलेज होता है। और सीमाएं अगर क्या है, इसकी क्या मतलब ड्रॉबैक्स हैं, तो यह अक्सर उबाऊ हो सकती है और इसमें छात्र की सक्रियता कम हो सकती है, सिर्फ वो रटने पे ज़्यादा फोकस होगा। नेक्स्ट है हमारा गतिविधि आधारित पाठ्यपुस्तक, एक्टिविटी बेस्ड टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड टेक्स्ट बुक जो है, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो एक्टिविटी बेस्ड टेक्स्ट बुक होती हैं, ये कहती हैं कि करके सीखने पर ज़्यादा फोकस करती हैं। ठीक है, विशेषता क्या होती है, इनमें पाठ के अंत में या बीच में प्रयोग, प्रोजेक्ट और पहेलियाँ दी जाती हैं। क्या लाभ होता है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है। पाठ्यक्रम पूरा करने में अधिक समय लगता है इसकी मतलब, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्टिविटी वगैरह होती है, तो उससे क्या होता है, प्रोजेक्ट वगैरह अगर करना है तो पाठ्यक्रम समय से पूरा करना है तो ज़्यादा देर तक पढ़ाना होगा, ज़्यादा समय उस पर देना पड़ेगा। स्व अधिगम पाठ्यपुस्तक मतलब सेल्फ लर्निंग टेक्स्ट बुक के बारे में बात करें तो इसमें जो सेल्फ लर्निंग टेक्स्ट बुक होती हैं उनका मतलब ये क्या होती हैं, तो इन्हें अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में भी माना जाता है। जैसे कि आप जब ओपन स्कूलिंग पढ़ते हैं ना, जैसे NIOS हो गया है ना, NIOS या फिर इग्नू, ठीक है, इग्नू से जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ते हैं या ओपन स्कूलिंग, ठीक है, तो वहाँ जब आप एडमिशन लेते हैं ना, तो होता क्या है कि एडमिशन लेने के बाद वहाँ से बुक्स वगैरह आती हैं ना, तो वो जो बुक्स होती हैं उन्हीं को आप क्या कहते हैं, सेल्फ लर्निंग टेक्स्ट बुक। मतलब उनको कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाता, आपको स्वयं उसको पढ़ना रहता है। तो ये जो पुस्तकें होती हैं, उदाहरण के तौर पे NIOS इग्नू की पुस्तकें जो होती हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग टेक्स्ट बुक बोलते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसकी जो भाषा होती है ना, वो बहुत ही सरल होती है और निर्देश जो होते हैं स्पष्ट होते हैं, क्योंकि बच्चा स्वयं से पढ़ता है। अगर आप NIOS में क्लास 10th में एडमिशन लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दे सकते हैं या पूरे सब्जेक्ट से दे सकते हैं, तो वहाँ पर कोई टीचर नहीं रहेगा आपको समझाने के लिए, तो आपको खुद से पढ़ना है। तो खुद से अगर पढ़ना है तो जो किताब की लैंग्वेज होगी वो क्या रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल, बहुत आसान रखना पड़ेगा, और जो भी उसमें निर्देश दिए रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो। तो ऐसा इनका विशेषता होती है जो सेल्फ लर्निंग टेक्स्ट बुक होती हैं। क्या लाभ होता है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए वरदान का काम करती हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन की कमी को महसूस होती है, मतलब जो जब छात्र पढ़ता है तो वहाँ पे ओपन स्कूलिंग में कोई क्लासेस तो चलती नहीं है, तो छात्र को शिक्षक की कमी भी महसूस होती है। डिजिटल
या ई पाठ्यपुस्तक तो आधुनिक युग की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न जो अभी समय चल रहा है, इस समय डिजिटल बुक्स या ई बुक्स की ही ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बुक्सें होती हैं इनको हम टैबलेट या फिर लैपटॉप पर पढ़ सकते हैं। तो इनकी विशेषता क्या होती है, इनमें लिंक्स दिए रहते हैं, हाइपर लिंक्स, वीडियो लिंक्स और इंटरैक्टिव क्विजेज वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। और होता क्या है कि ढेर सारी बुक्सें एक ही लैपटॉप में या एक ही आप टैबलेट में रख सकते हैं, सैकड़ों रख सकते हैं और सारी बुक्स को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इनका लाभ क्या है, ये पोर्टेबल और अपडेट करने में आसानी होती है। इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनको एडिट करने में, ठीक है, काफ़ी आसानी होती है। मतलब फिर से आपको रीप्रिंट वगैरह करने जैसा कुछ नहीं रहता कि आपके पास अगर मान लीजिए कि रॉ फाइल है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। इनकी सीमाएं क्या है कि इससे अगर मान लीजिए ई बुक्स पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो इससे स्क्रीन टाइम आपका बढ़ता है और स्क्रीन टाइम बढ़ने से आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है संदर्भ पुस्तक, मतलब रेफरेंस बुक्स। तो ये रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक होती हैं यह नियमित पाठ्य पुस्तक से अलग विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं। उदाहरण के तौर पे इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज वगैरह जो होती हैं, इट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन दैट गोज बियॉन्ड अ रेगुलर टेक्स्ट बुक। मतलब जो टेक्स्ट बुक होती हैं, जो नियमित पाठ्य पुस्तक होती हैं, उनसे क्या होती हैं, अलग होती हैं। यहाँ से आप कुछ जानकारी निकाल सकते हैं, है ना। तो इनकी विशेषता बात करें तो इसमें किसी विषय पर गहन शोध सामग्री उपस्थित होती है, ठीक है। लाभ क्या होता है, उच्च शिक्षा और शोध के लिए ये पुस्तकें उपयोगी होती हैं जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, अगला जो है हमारा वो कार्य पुस्तिका, जो वर्क बुक होती है। तो वर्क बुक के बारे में आप जानते हैं कि यह छात्र के अभ्यास के लिए बनाई जाती हैं। इस तरह की जो पुस्तकें होती हैं ये छात्रों के अभ्यास के लिए बनाई जाती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसमें क्या रहता है कि जो वर्क बुक होती है ना, इसमें खाली स्थान दिया रहता है, ठीक है। जैसे प्रश्न दिया है और उसके बीच खाली स्थान दे दिया, तो आपको उसका जो भी आंसर है उसमें लिखना रहता है या मिलाना रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका लाभ क्या होता है, तत्काल अभ्यास और रीइंफोर्समेंट के लिए प्रभावी होता है। मतलब कि एक तरह से आप कहिए कि रीइंफोर्समेंट मतलब सुदृढ़ीकरण या फिर जो आपको मतलब पुनर्बलन उसको हिंदी में कहते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको जो मतलब प्रैक्टिस करनी है तुरंत कर सकते हैं आप इससे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ बुक्स है, विषय केंद्रित बनाम छात्र केंद्रित, मतलब जो कुछ पुस्तकें होती हैं जो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती हैं और कुछ चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड जो पुस्तकें होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि इनका जो मुख्य फोकस होता है, तो विषय केंद्रित जो होती है इनमें केवल विषय की जानकारी दी जाती है, जबकि छात्र केंद्रित जो होती है इसमें छात्र की रुचि के अनुसार मनोवैज्ञानिक स्तर पर चीज़ें दी रहती हैं। प्रकृति क्या होती है, तो जो विषय केंद्रित होती है ये कठोर होती हैं और औपचारिक होती हैं, जबकि छात्र केंद्रित जो पुस्तकें होती हैं लचीली और रोचक होती हैं। उद्देश्य क्या होता है, परीक्षा में अंक प्राप्त करना। जो विषय केंद्रित पुस्तकें होती हैं वो सिर्फ इस बात पर उनका फोकस रहता है कि परीक्षा में अंक ज़्यादा मिले, जबकि जो छात्र केंद्रित होती है उसमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस तरह से हमने देखा कि चाइल्ड सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या मतलब उनमें कंपैरिजन है, इसके बारे में हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा और एनईपी के संदर्भ में, एनईपी 2020 के संदर्भ में क्या मतलब पाठ्यपुस्तकों का क्या मतलब इनके अनुसार पाठ्यपुस्तकें कैसी होनी चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार पाठ्यपुस्तकें कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द, इसके बारे में तो सबसे पहले यहाँ पे पहला देखिए रिडक्शन इन कंटेंट, ठीक है। तो बोझ कम करना ताकि सब्जेक्ट या कोर इसेंशियल पर अधिक ध्यान दिया जा सके। तो जो एनईपी के अनुसार क्या है कि सब्जेक्ट जो पुस्तकें हैं उनमें मतलब ऐसा बहुत इधर उधर का कंटेंट ना दिया जाए, इतना कंटेंट रहे कि जिससे क्या होगा कि जो मेन हम जानकारी देना चाहते हैं वो वहाँ से मिल सके। तो कोर इसेंशियल पर ध्यान दिया जा सके और इससे जो है बहुत सारा जो है समय और बहुत सारी चीज़ें बचाई जा सके। यहाँ पे और भी ध्यान देना चाहिए कि बहुभाषावाद मतलब मल्टीलिंग्वलिज्म
पर ध्यान देना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए। आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए, मतलब पुस्तकों को रटने के बजाय सोचने पर मजबूर करने वाला ऐसा बनाना चाहिए। एकीकरण मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा कि कई सब्जेक्ट को मिला के एक ही में करना होगा, जैसे आर्ट और खेल दोनों विषयों को साथ करके इंटीग्रेट करके आप एक पुस्तक बना सकते हैं। शिक्षकों के लिए क्या उपयोग है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि शिक्षकों के लिए इसका क्या उपयोग है। तो पाठ्य पुस्तकें जो होती है ना, इससे क्या होता है कि ये शिक्षकों को बहुत हेल्प करती हैं कि उनको जैसे कि एक साधन के रूप में शिक्षक इसको यूज कर सकते हैं, है ना। और शिक्षक को इसके बाहर के उदाहरण भी देने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एज अ टूल नॉट अ मास्टर, शिक्षक को क्या करना चाहिए कि पुस्तकों को एक टूल की तरह उपयोग करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें सिर्फ किताब से ही पढ़ाओगे ना, तो ऐसा भी नहीं कि उसमें सब कुछ आप बता देंगे, नहीं, बाहर से भी चीज़ें हमको बताना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शिक्षक को एक पुस्तक को साधन मानना चाहिए, ना कि उसको पूरा सब कुछ मान लेना चाहिए ना। शिक्षक को इसके बाहर के भी उदाहरण देने चाहिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री मटेरियल के रूप में लेना चाहिए, तो पुस्तक के साथ साथ चार्ट, मॉडल और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। प्री रीडिंग मतलब कक्षा में जाने से पहले पाठ्य पुस्तक का गहन अध्ययन करना चाहिए। शिक्षकों के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण क्या बिंदु होते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें कि परीक्षा के दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तकें दो टाइप की होती हैं। पहला एक होता है कि शॉर्ट नोट्स, मतलब जब एग्जाम आ जाए तो इनको आप उठा के पढ़ लो। तो इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें दी रहती हैं, मतलब जो स्टेटमेंट होते हैं वो या आंसर बहुत छोटे शॉर्ट में दिए जाते हैं ना, संक्षिप्त टिप्पणी की रहती है। तो इनका उपयोग मुख्य पुस्तक के पूरक के रूप में ज्ञान के विस्तार के लिए किया जाता है, जो विभिन्न विषयों को जोड़कर पढ़ाने में मदद करती है। दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे आपका वन लाइनर, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो उसमें वन लाइनर पुस्तक पढ़ी जाती हैं, एक लाइन में ही पूरा जो भी प्रश्न है उसका उत्तर लिखा रहता है। तो ये जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, इन पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम का एक प्रभावी अंग है। इस तरह की पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी भारत में स्कूली पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की शीर्ष संस्था है। अच्छी पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ आकर्षक और कागज की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि वन लाइनर के बारे में। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वह केवल सूचनाएं नहीं देती बल्कि छात्र की जिज्ञासा को भी जगाती हैं। आधुनिक युग में डिजिटल और गतिविधि आधारित पुस्तकों का महत्व बढ़ा है, फिर भी एक शिक्षक की भूमिका इन संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सर्वोपरि बनी रहती है। मतलब a good textbook is one of that not merely provide information but also ignites the curiosity of the student, मतलब छात्र की जिज्ञासा को भी बढ़ाना चाहिए। in the modern era आधुनिक समय में while the importance of digital and activity based book has grown, the role of teacher remains paramount in using these resources effectively, मतलब कि एक शिक्षक की भूमिका इन संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सर्वोपरि बनी रहती है। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो संपन्न हुआ। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।